नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में देख रहे हैं अपन भारत का संवैधानिक इतिहास। तो संवैधानिक इतिहास में अपन ने इससे पहले बहुत सारे जो एक्ट आए वो पढ़े, अधिनियम पढ़े, भारत शासन अधिनियम पढ़ा। फिर धीरे धीरे अपन पढ़ते पढ़ते अब पहुंच गए हैं अपन भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे बोलते हैं मार्लियामेंटो सुधार। तो मार्लियामेंटो सुधार भी इसे कहते हैं। इसे हम देखते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम क्या है, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में यदि हम नज़र घुमाएं तो ये किन कारणों से पारित किया गया। तो सबसे पहले जो इसका रीजन रहा तो वो रहा एक तो बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो जिससे क्या है, बंगाल में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। इसमें ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के शासन में सुधारों की आवश्यकता को समझा। तो ये कारण तो ये था कि जो बंगाल का विभाजन किया उसमें क्रांति हुई, तो अंग्रेजों ने सोचा कि हाँ, कुछ शासन में सुधार करना पड़ेगा। थोड़ा था मामूली रियायतें। एक बंगाल विभाजन, अगला पॉइंट अपना मामूली रियायतें। मामूली रियायत का मतलब कांग्रेस के नेता जो सरकार द्वारा दी जा रही मामूली रियायतों से नाखुश थे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी रियायतें कांग्रेस नेताओं को दी जा रही थी या लोगों को दी जा रही थी उससे बहुत ही नाखुश थे। क्योंकि 1892 के अधिनियम ने सदस्यों को बजट पर केवल बहस करने की अनुमति दी। जो 1892 का अधिनियम है उसने बजट पर ओनली बहस करने की अनुमति थी, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो भारत के कड़े विरोध के कारण, जो भारत के कड़े विरोध के कारण इन्होंने क्या किया, अगली बार ये जो 1919 का अधिनियम था इसमें इन्होंने कुछ सुधार किया। और उस सुधार में थोड़ा सा नरमी रखी और वोट देने का जो अधिकार था वो जारी रखा। तो विरोध के बावजूद भी सरकार ने विधेयक पारित करना जारी रखा था वो। तो कई कांग्रेसी नेता थे, उदारवादी थे, नरमपंथी थे, जिन्होंने इस रणनीति को दोष दिया और मांगों को पूरा करने के लिए अधिक मुखर दृष्टिकोण का आह्वान किया। तो एक मामूली रियायत वाला थे। अगला जो पॉइंट था वो था कांग्रेस की मांगे। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिक परिवर्तन और भारतीय स्वशासन के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। अब जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो और ज्यादा आगे बढ़ गई। उसने जो भारतीय स्वशासन था कि अपना स्वशासन हम खुद ही चलाएंगे, अपनी गवर्नमेंट हम खुद ही चलाएंगे, उस पर ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया। 1906 में कांग्रेस ने पहली बार होम रूल की मांग की। और होम रूल का मतलब क्या है? अपना शासन अपन खुद चलाए, 1906 में। अगला जो कारण था वो था लिबरल पार्टी की जीत। भाई 1906 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत हुई। लिबरल का मतलब जो उदारवादी लोग थे उनकी। उदारवादी दार्शनिक जॉन मार्ले राज सचिव बने। जॉन मार्ले, इन्होंने अवसर की समानता को लागू करने का लक्ष्य रखा, जिसका वादा 1892 में किया गया था। 1906 में एक बजट भाषण में मार्ले ने वादा किया था कि वह सुधार के प्रस्ताव पर विचार करेगा। तो ये बजट भाषण में इसने मार्ले ने वादा किया कि सुधार के जो प्रयास थे, प्रस्ताव थे, उस पर विचार करेगा। तो ये भी एक कारण था। एक शिमला मंडल जो शिष्टमंडल है वो था। तो मार्ले की घोषणा ने मुस्लिम नेताओं को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मुस्लिम हितों की वकालत के लिए शिमला शिष्टमंडल भेजा। इस शिष्टमंडल के दौरान मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की योजना का प्रस्ताव आगा खान द्वारा प्रस्तावित किया गया, जब वे शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले थे। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेज सांप्रदायिकता के बीज बोना स्टार्ट कर दिया है। तो शिष्टमंडल के दौरान मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की योजना का प्रस्ताव आगा खान द्वारा प्रस्तावित किया गया था और शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले।
अब परिणाम क्या हुआ इसका? तो परिणाम तो यही हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के पक्ष में लाने के लिए 1909 में यह अधिनियम पारित करना पड़ा। अब इस अधिनियम में, हमारे इस अधिनियम में जो प्रावधान क्या क्या थे, प्रावधानों को हम देखते हैं कि अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे जो पहला प्रावधान था अधिनियम में, वो था विस्तारित विधान परिषद, कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों में थोड़ी सीट बढ़ा दी। केंद्रीय विधान परिषदों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। तो प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी, ये तो सबकी नहीं थी, लेकिन जो विधान परिषद थी केंद्रीय, उसमें 16 से बढ़ाकर 60 कर दी, तो संख्या बढ़ाई। परिषदों में बहुमत, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई। केंद्रीय में तो सरकारी बहुमत था, प्रांतियों में गैर सरकारी थे। विधान परिषदों के अधिकार का विस्तार, कि दोनों स्तरों पर विधान परिषदों को कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें बजट प्रस्ताव को पारित करने और पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति शामिल थी। कार्यकारी परिषद में भारतीय पहली बार वायसराय और गवर्नर भारतीयों को कार्यकारी परिषदों में शामिल कर सकते थे। पहली बार कौन से एक्ट में? 1909 वाले में। पहली बार जो वायसराय था और गवर्नर था, भारतीयों को कार्यकारी परिषद में शामिल कर सकते थे। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें से प्रथम भारतीय थे जो नियुक्त होने वाले, कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे हमारे, ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की प्रथम। और ये कब की बात है? 1909 के मार्लिमेंटो सुधार की। अगला जो आता है प्रावधान, वो थे पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल कैसे? इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा पेश की। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम मतदाता ही नियुक्त कर सकते थे। मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम मतदाता ही नियुक्त कर सकते थे। पृथक निर्वाचन। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन भारत के वायसराय थे और सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जनक के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहली बार जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो नींव रखी वो लॉर्ड मिंटो द्वारा 1909 के भारत परिषद अधिनियम में रखी, जिसमें लॉर्ड मिंटो कौन थे? वायसराय थे, और मॉर्ले कौन थे? भारत सचिव थे। तो ये इसमें प्रावधान किया गया। अच्छा, इस जो अधिनियम था, इस अधिनियम का हम महत्व भी देख लेते हैं। तो महत्व क्या था? इस अधिनियम का जो महत्व था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था कि सबसे पहले तो जो भागीदारी थी भारतीयों की, उसमें थोड़ी वृद्धि कर दी, कि भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, शाही जो विधान परिषद थी उसमें सदस्यता प्रदान की गई। सांप्रदायिकता, यह अधिनियम अंग्रेजों को फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित था। यहाँ से इन्होंने कर दिया स्टार्ट अपना कारनामा। भारतीय समाज के भीतर विभाजन पैदा करने के लिए मुसलमानों के भीतर रूढ़िवादी वर्गों को प्रोत्साहित करने हेतु सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई। अंत यही भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार भी बना। यहाँ से इन्होंने फूट डाल और राज करो की नीति डालना प्रारंभ कर दिया, डिवाइड एंड रूल की। और यही आखिर में लास्ट में जाकर भारत पाकिस्तान का विभाजन का आधार बना। तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1909। उसके बाद में फिर आ जाता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। 10 साल बाद ही फिर से इनको कुछ रिफॉर्म करने पड़ गए, और उस रिफॉर्म की परिणति भारत शासन अधिनियम 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके रूप में हुई। तो ये क्यों लाया गया? तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं हम, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए जो मानव सामग्री और धन के रूप में पर्याप्त सहायता प्रदान की। भाई ये जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक चला। अब ये विश्व युद्ध 18 और 19 तक चला। ये
तो ये विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मानव सामग्री और धन के रूप में पर्याप्त सहायता प्रदान की। बहुत प्रथम युद्ध में ब्रिटिश लोगों की भारतीयों ने सहायता करी। इस बलिदान के कारण भारतीय पक्ष की ओर से मजबूत मांगे प्रस्तुत की गई, जिन्हें अंततः अंग्रेजों ने स्वीकार भी किया। 1917 में भारत के तत्कालीन राज सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेगू, ये कौन था? राज सचिव था। मॉन्टेगू कौन था? राज सचिव। पूरा नाम था इसका एडविन सैमुअल मॉन्टेगू ने 1917 की ऐतिहासिक अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू सुधार को जारी किया, जिसने भारत में ब्रिटिश नीतियों की स्थापना की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी और भारत में उत्तरदायी प्रशासन की क्रम की स्थापना की जाएगी। नतीजतन आने वाले कानूनों को भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया गया। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत में उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करने की घोषणा के अनुरूप था। कौन था? डेविड लॉयड जॉर्ज ने। ब्रिटिश नीति में यह बदलाव 1916 के होम रूल आंदोलन के कारण भी था, जिसका नेतृत्व तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। तो होम रूल जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया? तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में। इनके अनुरूप जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था डेविड जॉर्ज लॉयड, इसने 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा रखी। इन सभी प्रणीति को कारण इन सभी कारणों से 1909 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। और इसके प्रावधान क्या थे? तो इसके प्रावधान देख लेते हैं हम। सबसे जो पहला प्रावधान था वो है कि इसमें विधायी शक्तियां थी वो रखी गई। विधायी शक्तियां कि केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाएं एक दूसरे से भिन्न विषयों को अपनी सूची पर कानून बना सकती थी। इसका अलग कानून, इसका अलग कानून, दोनों की अलग अलग सूची और दोनों भिन्न भिन्न विषयों पर अपनी सूची पर कानून बना सकती थी। गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होता था। अब बजट का पृथक्करण, पहली बार प्रांतीय जो बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। कौन था? प्रांतीय बजट था, उसको केंद्रीय बजट से अलग किया गया। अब प्रांतीय विधायिकाएं अपने बजट को अधिनियमित कर सकती थी। जो प्रांतीय विधायिकाएं थी अपने बजट को अधिनियमित कर सकती थी। द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, यहाँ पर दो शासन की प्रणाली की स्थापना कर दी गई। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, स्थानांतरित और आरक्षित। सर लियोनेल कॉर्टिस को द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? लियोनेल कॉर्टिस को। स्थानांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा उन मंत्रियों की सहायता से किया जाता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। अब जो दो विषयों को प्रांत किया, जिसमें एक हस्तांतरित विषय थे, इसका प्रशासन गवर्नर द्वारा उन मंत्रियों की सहायता से किया जाता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जैसे उदाहरण शिक्षा, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, उत्पाद शुल्क, उद्योग, लोक निर्माण। ये विषय हस्तांतरित विषयों से संबंधित थे। आरक्षित विषय थे जिसका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जैसे कानून और व्यवस्था, सिंचाई, वित्त, भू राजस्व, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई प्रांतों में। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम ने द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया। भारतीय विधान परिषद को एक उच्च सदन और एक निम्न सदन के रूप में स्थापित किया गया 1919 के अधिनियम में। और क्या प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, पहली बार देश के ऊपरी और निचली सदनों में सीधे चुनाव की शुरुआत हुई। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते थे। संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को अधिकार, जिसके पास संपत्ति होगी, कर देगा, शिक्षा, उसके आधार पर लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। वायसराय कार्यकारी
कि इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति दी, कमांडर इन चीफ के अलावा 3 भारतीयों। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, भारत में सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और अन्य यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। नया प्राधिकरण, इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के लिए एक नया कार्यालय पद स्थापित किया और राज्य सचिव के कर्तव्यों को हिस्सा उसे स्थानांतरित कर दिया गया। नया प्राधिकरण क्या था कि लंदन में जो भारत के उच्चायुक्त के लिए था एक नया कार्यालय स्थापित कर दिया गया और राज्य सचिव के कर्तव्यों का हिस्सा उसे स्थानांतरित कर दिया गया। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसने उन लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक आयोग की स्थापना की गई जिसे बोलते हैं ली आयोग, ली कमीशन। तो ये इसमें प्रावधान किया गया भाई, नया प्राधिकरण बना दिया गया, लोक सेवाओं की स्थापना कर दी गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, द्विसदनीय बना दिया गया, विषय को डिवाइड कर दिया गया। इसमें प्रावधान ये किया था, थोड़ा सा विस्तार से प्रावधान किया गया था। वैधानिक आयोग बना दिया गया, वैधानिक आयोग बनाया। इसके तहत वायसराय विधि के संचालन में 10 वर्षों के बाद कानून के प्रदर्शन की जांच करने और रिपोर्ट बनाने के लिए वैधानिक आयोग नियुक्त करेगा कि कोई भी जो कार्य है उसका 10 वर्षों के बाद में ऑडिटिंग करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए वैधानिक आयोग बनाया। राज सचिव का वेतन, राज सचिव का वेतन जो पहले भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाता था, ब्रिटिश राजकोष द्वारा भुगतान किया जाना था, ये भी इसमें प्रावधान किया गया। तो ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 का था हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसमें मॉन्टेग्यू हमारे सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय ये थे। और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। इनके द्वारा ये भारत शासन अधिनियम शासित किया गया, इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। इसके बाद में जो प्रावधान किया गया वो एक अंतिम शासन अधिनियम था, वो था भारत शासन अधिनियम 1935। और इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।